नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन मैट्रिक्स यानी आव्यूह पर है, जो क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आव्यूह क्या है, आव्यूह के बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स क्या था, इन सब सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में आपके बीच में आज रखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और मैं आशा करता हूं कि आप इसे अंत तक देखेंगे तो सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं, मैट्रिक्स से जो भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बताऊं कि आव्यूह क्या है। तो यार इतना समझो कि संख्याओं, अवयवों या व्यक्तियों, वस्तुओं को हम एक व्यवस्थीकरण सीखते हैं इस विधि के द्वारा। यानी ये आव्यूह एक विधि है। विधि का मतलब क्या है? अवयव तत्वों को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अवयवों को पंक्ति और स्तंभ में रखते हैं। पंक्ति क्या, स्तंभ क्या, मैं इसे डिटेल में अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कि आव्यूह का जो चिन्ह होता है वो मेरे प्यारे भाइयों इस तरीके से होता है। आप दोनों तरफ इस तरीके का साइन बना के इसके बीच में एलिमेंट्स को रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, या एलिमेंट्स को हम इस प्रकार भी सजा के रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस साइन का उपयोग करते हैं जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट जैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आव्यूह में हम अवयवों को रखने के लिए पंक्ति और स्तंभ का सहयोग लेते हैं। तो देखिए, जो आपका हॉरिजेंटल होता है ये इस तरीके से होता है, उसे पंक्ति बोला जाता है। जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग स्तंभ बोलते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं कि आव्यूह के अंदर अवयवों को रखने के लिए हम स्मॉल a या स्मॉल x का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट के माध्यम बता रहा हूँ कि अगर कोई अवयव यहाँ होगा तो मैं उसे बोलूंगा पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। अगर कोई अवयव यहाँ होगा तो उसका नाम होगा पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। यहाँ पर अगर कोई अवयव होगा तो ये पहली पंक्ति में होगा और तीसरे स्तंभ में होगा। तो किसी भी अवयव को रखने से पहले मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि यह अवयव किस पंक्ति में और किस स्तंभ में है। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई अवयव अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। यहाँ पे कोई अवयव रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। यहाँ पे कोई अवयव अगर रखेंगे तो तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है, और यहाँ पे कोई अवयव रखेंगे तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, और यहाँ पे कोई अवयव रखेंगे तो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है। तो जनरली आप ये भी समझ चुके होंगे कि अवयवों का एक अच्छा व्यवस्थीकरण ही आव्यूह है, वस्तुओं का एक अच्छा व्यवस्थीकरण ही आव्यूह है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर इतना आप समझ चुके हैं तो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह तत्वों, वस्तुओं का एक व्यवस्थीकरण है जिसमें हम पंक्ति और स्तंभ का सहयोग लेते हैं। तो डियर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आव्यूह के अवयव को लिखने के लिए हम लोग जिस चीज का उपयोग करते हैं, आव्यूह के अवयव का जो फॉर्म होता है वो होता है AIJ। आई क्या बताता है कि उस अवयव का स्थान किस पंक्ति में है, और जे ये बताता है कि उस अवयव का स्थान किस स्तंभ में है। और मैंने बताया कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल a का यूज करते हैं या स्मॉल x का। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है तो आप बोलेंगे कि ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। आप ये मत बोलना कि अब 11 इसे बोल सकते हो। इसका कहने का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ में। अगर यहाँ पे कोई अवयव है मेरे प्यारे भाई तो ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, और यहाँ पे कोई अवयव है तो ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। 13 मत बोलना। मेरा कहने मतलब ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो अवयव होगा इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, A21। यहाँ पे अगर कोई अवयव हम रखेंगे तो ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई अवयव रखूंगा तो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में होगा। यहाँ पे कोई अवयव रखेंगे तो ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई अवयव रखेंगे तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, और यहाँ पे कोई अवयव रखेंगे तो ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। तो ए क्या है? अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक प्रकार का साइन होता है, और अवयव के नीचे ये जो डिजिट लिखे होते हैं यह बताते हैं कि यह एलिमेंट्स किस पंक्ति और किस स्तंभ में स्थित है। तो मैं समझता हूं कि अवयव का व्यवस्थीकरण आप समझ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि यार ये कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। तो देखो ध्यान से, मेरा कहने मतलब ये कोटि जो होती है, कोटि का मतलब देखो, एक शब्द है गुणन, एक शब्द है गुणनफल। मैं बोलूँ 3 और 2 का गुणन क्या होगा, तो 3 गुणे 2। लेकिन मैं पूछूं गुणनफल क्या है तो कहोगे 3 दूना 6। तो कोटि क्या होती है? कोटि किसी भी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणन होता है। ध्यान से बात को सुनिए।
आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणन कोटि कहलाता है। गुणनफल नहीं, गुणनफल अगर कर देंगे तो पूरा पूरा एलिमेंट्स आ जाएगा। और कोटि को लिखने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं नीचे किसी भी मैट्रिक्स के राइट साइड नीचे हम क्या लिखते हैं, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि अगर चेक करें तो 3 पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति, तो यहां लिखेंगे 3, 1 2 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणे 3। ये ध्यान से समझना, ये अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका डिजिटल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स को अभी मैं अलजेब्रिक फॉर्म में डिफाइन करूंगा, बट इतना समझना कि कोटि को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले पंक्तियों की संख्या, फिर गुणा का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद स्तंभों की संख्या को लिखेंगे। ये आपका क्रिएटिव फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं कि जो जनरली बेसिक फंडामेंटल होता है मैट्रिक्स का, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप उसे जरूर देखिए। देखिए, आव्यूह की अगर हम जनरली संरचना बनाएं तो वो इस प्रकार बनेगा यार। देखो अच्छे से ध्यान से समझो। देखो पहला वीडियो है मैट्रिक्स का। देखिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि जो भी विद्यार्थी अभी 12th क्लास में जाएंगे उनको ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक फंडामेंटल अच्छा रहेगा तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अभी मैंने बताया कि आव्यूह का साइन कैसा होता है, इस प्रकार होता है। अगर आव्यूह के साइन को हम क्रिएट करें तो इस प्रकार बनेगा। पहला ये मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इस प्रकार एंड सो ऑन। अगर हम जाएं तो यहाँ पे आएगा Cn, मतलब nवां स्तंभ। और यहाँ पे देखें तो ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। इस प्रकार अगर जाएंगे तो इसे बोलेंगे Rm, यानी यमवी पंक्ति, nवां स्तंभ। तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट्स लिखेंगे तो मैंने बताया एलिमेंट्स को लिखने के लिए स्मॉल a का यूज करते हैं। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ है तो A11, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स लिखेंगे तो आप बोलोगे A12, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स लिखेंगे तो A13, इस तरीके से एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप बोलोगे A1n। मैं ऐसा करता हूँ, इतना समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर यहाँ कोई एलिमेंट्स लिखेंगे तो A21, यहाँ पे A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरीके से यहाँ जाएंगे तो आप बोलोगे A2n। यहाँ पे जनरली अगर हम लिखेंगे तो A31, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ बोलोगे तीसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इसी तरीके से हम अगर ऐसे नीचे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AM1, AM2, AM3, इस तरीके से ऐसे यहाँ आ जाएगा AMN। तो कोटि क्या है, अब यहाँ से समझो। किसी भी मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट्स में जो I और J होता है, ये वाला I होता है, ये J होता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ I का मान कितना है तो आप बोलोगे 3। मैंने शुरू में बताया था I वह होता है जो यह बताता है कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स स्थित है उस एलिमेंट्स की पंक्ति में क्या स्थिति है, और J ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स स्थित है उसका स्तंभ में क्या स्थिति है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि ये जो लास्ट आपका I और J होता है यही आपका किसी भी मैट्रिक्स के लिए ऑर्डिनेट होती है, यानी कोटि होती है। मैं आशा करता हूं कि क्रिएटिव फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ध्यान से समझो। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट एक प्रकार से हो गया। ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए m इंटू n का यूज करते हैं, जहां m ये बताता है कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, और n यह बताता है कि कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं। स्तंभ आप समझ गए होंगे, जो वर्टिकल चीजें होंगी, हॉरिजेंटल जो होंगी, ये इस तरीके की जो चीजें होंगी वो पंक्ति हैं, इस तरीके की जो चीजें होंगी स्तंभ है। अब हम चलते हैं अवयव, भी आप समझ गए होंगे। अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A11, A12, मतलब अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल a और उसके नीचे हम पंक्तियों की स्थिति और स्तंभों की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पंक्ति आव्यूह क्या है। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा आव्यूह, ध्यान से सुनना, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। जैसे मैं बोल दूं A, B, C, D, E, तो देखो
देखो यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं तो आप बोलोगे एक पंक्ति है, कितने स्तंभ है तो आप बोलेंगे n स्तंभ है। तो या बोल सकते हैं इसको ऐसे एंड सो ऑन ऐसे ले जाएंगे तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन आगे कंटिन्यू ले जाओगे आगे तो इसकी जो कोटि होती है वो 1 गुणे n होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो और स्तंभ एक से अधिक हो, इस आव्यूह को हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। मैं आशा करता हूं कि पंक्ति आव्यूह आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पे चलते हैं स्तंभ आव्यूह। मेरे प्यारे भाई स्तंभ आव्यूह क्या होगा तो शायद आप समझ ही गए होंगे। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, इस तरीके से हम यम तक जाएं या n तक जाएं तो इसका अगर हम आप मैट्रिक्स का इसका नाम लिखे तो 1 2 3 4 5 यम कितने हैं, यम पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। तो अगर मैं स्तंभ आव्यूह की बात करूं तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो और पंक्तियां एक से अधिक हों उसे हम सब स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, वर्ग आव्यूह क्या है। तो ऐसा आव्यूह, ध्यान से सुनना, वर्ग आव्यूह किसे बोलते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जैसे मेरे प्यारे भाई ABC DEF GHI, तो 1 2 3 तीन पंक्तियां, 1 2 3 स्तंभ, देखो एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो 3 स्तंभ 3 पंक्तियां, तो इस आव्यूह का नाम मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3। तो मैंने बोला कि इफ ऐसे बोल सकता हूं, इफ एनी मैट्रिक्स आर टोटल एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरा कहने का मतलब है यदि किसी आव्यूह में, ऐसे मैं बोल सकता हूं, किसी आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो वर्ग आव्यूह होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ग आव्यूह में सदैव अवयवों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी चीज समझ होंगे। लेकिन अगर कोई वर्ग आव्यूह होगा तो जो यम गुणे n की कोटि आप लोग पढ़े हैं वहां यम का मान n के बराबर होता है, तो इसकी कोटि यम स्क्वायर या n स्क्वायर भी हो सकती है। और इसमें जो अवयवों की संख्या होती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन द सेंस एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हो गया 1 होगा या तो 4 होगा या तो 9 होगा या तो 16 या तो 25। तो मैं आशा करता हूं कि वर्ग आव्यूह भी आपका अच्छे से समझ में आया गया। अब देखो यार, विकर्ण आव्यूह क्या था, इसे इंग्लिश में बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो विकर्ण आव्यूह को समझने के लिए सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का आपका वर्ग आव्यूह होता है। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। इसे कैसे डिनोट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि जो विकर्ण आव्यूह होता है, देखो इसके बाद एक टॉपिक इसमें और होता है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह इसे हम लोग इकाई आव्यूह भी बोलते हैं, इकाई आव्यूह। तो ध्यान से समझो कि आपका इस विकर्ण आव्यूह क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं कि यहां पे मैंने ले लिया 3, यहां पे 2, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ 0 रख दिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो देखो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या बनी, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण क्या हुए। मुख्य विकर्ण मतलब देखो ध्यान से, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसे बोलते हैं विकर्ण। तो किसी भी आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, एक मुख्य विकर्ण और एक विकर्ण होता है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, तो सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि विकर्ण आव्यूह एक प्रकार का वर्ग आव्यूह होता है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, ये देखो ध्यान से, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी बचे अवयव शून्य हों। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी बचे अवयव शून्य हों उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं ऐसा करता हूं विकर्ण आव्यूह आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तत्समक आव्यूह यानी इकाई आव्यूह क्या है। तो इकाई आव्यूह को भी समझने के लिए बस छोटा सा एक पॉइंट है, इकाई मतलब होता है एक। अगर मैं यहाँ 1 रख दूं, यहाँ 1 रख दूं, यहाँ 1 रख दूं, तो एक चीज बताओ कि इसकी परिभाषा क्या बन गई कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह हम बोल दिए तो ध्यान से देखना, अगर मैं विकर्ण आव्यूह बोल दिया तो उसके अंदर वर्ग आव्यूह चला गया, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हों। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हों उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे, उसे हम
तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहेंगे। देखो अब इसके लिए हमें ये वर्ड नहीं बोलना है कि बचे अवयव शून्य हो, क्योंकि हमने इसके डिफिनेशन के साथ विकर्ण आव्यूह जोड़ दिया। विकर्ण आव्यूह हो, लेकिन विकर्ण आव्यूह में क्या पॉसिबिलिटी है कि मेन जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम ना हो, अलग अलग हों। लेकिन अगर सेम एक एक हो गए तो फिर उस आव्यूह को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। अब मेरे प्यारे भाई हम लोग समझते हैं कि अदिश आव्यूह क्या है। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी आपका इकाई आव्यूह से बना हुआ चीज है। तो मैं बोलूंगा ऐसा आव्यूह, ध्यान से समझना, ऐसा आव्यूह या ऐसा तत्समक आव्यूह या ऐसा इकाई आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हों लेकिन बाकी बचे अवयव शून्य हो, इस चीज को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोल दिया तत्समक आव्यूह। तो ऐसा तत्समक आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक जैसे हों तो उसे हम बोलेंगे अदिश आव्यूह। मैं आशा करता हूं कि सारी चीजें समझ गए होंगे। बहुत डिटेल में चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। आव्यूहों की समानता क्या होती है, दो आव्यूह कब समान होंगे, इन सारी चीज़ों पे हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। ओके, थैंक यू।